नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी कैंपस में। सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस जमीन पर हम चलते हैं, ये सब हैं क्या? जवाब है संसाधन। पर सवाल ये है कि क्या ये चीजें हमेशा से ही संसाधन थी? आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास में इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि कैसे इंसान प्रकृति की दी हुई चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता है। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि संसाधन का मतलब क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे। फिर हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन यानी भूमि संसाधन पर फोकस करेंगे। और आखिर में हम भूमि क्षरण और उसे बचाने के तरीकों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये संसाधन होता क्या है? क्या हमारे आसपास की हर चीज एक संसाधन है? तो देखिए, कोई भी चीज संसाधन तब कहलाती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रेगिस्तान में सूरज की रोशनी तो सदियों से थी, है ना? पर वो हमारे लिए एक बड़ा संसाधन कब बनी? जब हमारे पास सोलर पैनल बनाने की टेक्नोलॉजी आई। ये हो गई पहली शर्त। फिर ये सोलर पैनल इतने सस्ते भी होने चाहिए कि आम लोग उसे लगा सकें, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। ये हुई दूसरी शर्त। और आखिर में समाज भी उसे अपनाने को तैयार हो, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी कोई चीज सही मायनों में एक संसाधन बनती है। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया निकल कर आता है कि संसाधन होते नहीं, उन्हें बनाया जाता है। मतलब प्रकृति हमें बस चीजें देती हैं, पत्थर, पानी, हवा। ये तो बस रॉ मटेरियल है। इंसान, हम लोग अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी से इन चीजों को काम का बनाते हैं। सोचिए, एक नदी बस बह रही है, वो तो बस पानी का एक फ्लो है। लेकिन जैसे ही हम उस पर डैम बनाकर बिजली पैदा करना शुरू करते हैं, वही नदी हमारे लिए एक बेशकीमती संसाधन बन जाती है। अब इन संसाधनों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो बने कैसे हैं। अगर वो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, तो वो हो गए जैव या बायोटिक। और अगर निर्जीव हैं, जैसे चट्टानें, तो अजैव या एबायोटिक। दूसरा आधार है समाप्यता, मतलब क्या वो खत्म हो सकते हैं? जो खत्म नहीं होंगे या जल्दी बन जाएंगे, जैसे सूरज की रोशनी, वो है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल। और जो एक बार खत्म हो गए तो लाखों साल लगेंगे बनने में, जैसे कोयला, पेट्रोल, वो है अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है स्वामित्व, यानी उनका मालिक कौन है। ये व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामुदायिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। ये क्लासिफिकेशन हमें किसी भी रिसोर्स को एनालाइज करने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। तो अब हमें पता चल गया है कि संसाधन क्या हैं और कितने तरह के हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंधाधुंध? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग। तो सवाल है, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि संसाधन हर जगह एक जैसे नहीं है, मतलब उनका वितरण बहुत असमान है। कहीं पर कोयले के भंडार हैं, जैसे झारखंड में, तो कहीं पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जैसे राजस्थान में। दूसरा, अगर हम बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते रहें तो क्या होगा? एक तो ये खत्म हो जाएंगे, और दूसरा, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं इसी का नतीजा है। तो सबको न्याय संगत तरीके से संसाधन मिले और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसके लिए प्लानिंग के बिना काम नहीं चल सकता। भारत में रिसोर्स प्लानिंग का एक पूरा प्रोसेस है जो 3 स्टेप्स में होता है। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री, मतलब पूरे देश में सर्वे करके पता लगाना कि कहाँ कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद है, एक लिस्ट तैयार करना। दूसरा स्टेप है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें यह तय होता है कि इन संसाधनों को निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन सी स्किल्स की जरूरत होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को देश के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ना, ताकि दोनों में तालमेल बना रहे। रिसोर्स प्लानिंग हमें कैसे करना है ये बताती है, लेकिन क्यों एक खास तरीके से करना है, इसका जवाब हमें मिलता है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि आज की तारीख में ये हमारे भविष्य को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है।
तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें कि विकास की गाड़ी भी चलती रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं? इस पर एक पल के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सबसे अच्छा जवाब हमें 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED की दी हुई परिभाषा से मिलता है। ये परिभाषा दो बहुत ही सिंपल बातें कहती है। पहली बात, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और दूसरी, आज हम जो विकास कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। एक बहुत मशहूर कहावत है कि ये धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। बस यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सार है। और ये जो पूरा आइडिया है ना, ये दुनिया भर में फेमस हुआ एक लैंडमार्क रिपोर्ट से, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ग्लोबल एजेंडा बनाया। चलिए, अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन पर लागू करके देखते हैं, और वो संसाधन है भूमि। हम इसी पर रहते हैं, हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं इसी पर होती हैं, खेती से लेकर उद्योग तक। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम भारत के लैंड यूज पैटर्न को देखें तो ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। देखिए, हमारी कुल भूमि का लगभग 46% हिस्सा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी इस पर खेती होती है। करीब 23% हिस्से पर वन है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए लाइफलाइन है। बाकी की जमीन बंजर है या चारागाह है या फिर गैर कृषि उपयोग में है, जैसे कि सड़कें, मकान, फैक्ट्रियां। ये दिखाता है कि हमारी जमीन पर हर तरफ से कितना ज्यादा दबाव है। लेकिन इस इतने जरूरी संसाधन के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, और वो है भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन। आसान भाषा में कहें तो जमीन की क्वालिटी का खराब होना। तो अब हम समझेंगे कि इस समस्या के कारण क्या हैं और हम इसे रोक कैसे सकते हैं। भूमि क्षरण के पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कि वनोन्मूलन यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अति पशुचारण यानी जानवरों को जरूरत से ज्यादा चराना, और खनन यानी माइनिंग। मिसाल के तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनन की वजह से जमीन बुरी तरह खराब हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा में अति सिंचाई यानी ओवर इरिगेशन एक बड़ी समस्या है। इससे जमीन में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है और वो बंजर होने लगती है। तो इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि जिन वजहों से ये समस्या हो रही है, उन्हीं को पलटकर हम इसका हल निकाल सकते हैं। जैसे वनोन्मूलन का जवाब है वनारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। अति पशुचारण पर नियंत्रण करना। रेगिस्तानी इलाकों में रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट्स बनाना। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती करना। और माइनिंग गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखना। ये कुछ सीधे और असरदार उपाय हैं। तो चलिए, इस पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं और उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इस चैप्टर से आपको ये 5 बातें बिल्कुल नहीं भूलनी हैं। पहला, संसाधन की परिभाषा और उसकी 3 शर्तें। दूसरा, संसाधनों का वर्गीकरण, वो 4 आधारों पर जो हमने डिस्कस किए। तीसरा, भारत में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स। चौथा, सतत विकास का कॉन्सेप्ट, खासतौर पर WCED की 1987 वाली परिभाषा। और पांचवां, भूमि क्षरण के मुख्य कारण और उसे रोकने के उपाय। अगर आपने ये 5 चीजें समझ ली तो समझिए आपका ये चैप्टर तैयार है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक तरफ टेक्नोलॉजी लगातार तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ हमारा उपभोग, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये दोनों चीजें सतत विकास के लक्ष्य के साथ साथ चल सकती हैं? इस पर विचार जरूर करिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।